अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज़ाद कश्मीर में एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया है, इफ्तिताह हुआ है, जिसका नाम है गुलपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कितने मिलियन यूनिट्स बिजली पैदा कर रहा है और कितने 100 साल तक इसकी उम्र है, उसे आपसे डिस्कस करेंगे और इससे कितने रुपए यूनिट बिजली पैदा हो रही है। इसके अलावा आज की दूसरी अहम खबर, एक ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर ने टंडू आदम सिंध के अंदर आकर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल का आगाज़ किया और गरीबों को वहाँ पर इब्तदाई तौर पर सेहत की सहूलियात मुयस्सर करवा दी हैं। इस खबर को बताने का मकसद अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्रेडिट देना है कि वो तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद अपने मादरे वतन के साथ खड़े हुए हैं और लोगों को हेल्प कर रहे हैं। आइए चलते हैं पहले पुंछ, जो कि आज़ाद कश्मीर का एक इलाका है और उसमें पुंछ दरिया के ऊपर एक गांव वाक़ है जिसका नाम है गुलपुर। उसकी मुनासबत से एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो गया है। उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ कर दिया गया है। ये कुछ अर्सा कबल मुकम्मल हुआ था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से इसका बाकायदा इफ्तिताह नहीं हो रहा था। इफ्तिताह अब हुआ है। 102 मेगावाट बिजली ये पैदा कर रहा है। यूनिट्स में अगर इसको कैलकुलेट करें तो सालाना 47.5 करोड़ यूनिट्स ये बिजली पैदा करेगा। साउथ कोरिया की एक कंपनी ने अपने वसाइल से इसे मुकम्मल किया है। इसके ऊपर लागत आई है $320 मिलियन। वो कंपनी इसको 30 साल तक चलाएगी और 30 साल के बाद ₹1 की इवज़ ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को दे देगी। इस प्रोजेक्ट की उम्र है 100 साल कम अज़ कम, यानी 100 साल तक ये बिजली पैदा करेगा, क्लीन एनर्जी हमें मुहैया करेगा। अब इसके अंदर एक छोटा सा डैम भी है जो कि 21.8 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भी महफूज करेगा। ये मंगला डैम से 28 किलोमीटर ऊपर है। तो पानी पहले यहाँ से 102 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, फिर मंगला डैम में जाकर मजीद 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। इस वक्त तो मंगला डैम 1000 मेगावाट सलाहियत का, लेकिन 1-2 साल तक उसको अपग्रेड करके 1100 मेगावाट बिजली के मुताबिक कर दिया जाएगा। इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा ये होता है कि एक ही दरिया के ऊपर मुख्तलिफ जगह पर या टर्बाइंस लगाकर उसी पानी से मल्टीपल टाइम्स बिजली पैदा कर सकते हैं। अब इससे जो बिजली पैदा होगी वो तकरीबन 9.5 सेंट फी यूनिट होगी। 225 रुपये का अगर हम $1 लगाएं तो तकरीबन 21 रुपये यूनिट इसकी बिजली पैदा होगी। हाँ, निस्बतन महंगी है, लेकिन चूंकि इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट कोई शामिल नहीं, सारा पैसा कोरियन कंपनी ने लगाया है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वही इसका मुनाफा 30 साल तक लेगी। लेकिन इसके मुबादल अगर हम देखें जो IPPs तेल पर, गैस पर चलने वाले या फर्नेस ऑयल पर चलने वाले लगाए गए, उनका एक यूनिट इस वक्त 35 रुपये से लेकर 75 रुपये का पड़ रहा है। तो उसकी मुताबिकत से ये 21 रुपये यूनिट वाला कहीं सस्ता है। दूसरा, इस हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए हमें किसी किस्म का फ्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए हमें डॉलर्स में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा एज है। अगर हमने 1990 और 2000 की दिहाई में इस तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए होते तो आज पाकिस्तान में इस कदर महंगी बिजली ना होती, क्योंकि उस वक्त हमने तेल पर, गैस पर, फर्नेस ऑयल पर चलने वाले पावर प्लांट्स लगाए। आज ये सारी चीज़ें आलमी मार्केट में बहुत महंगी हैं और गुज़िश्ता 2-3 महीनों में इन बिजली के बिलों ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। तो ये पाकिस्तान की टोटल हाइड्रो एनर्जी में एक अच्छा इजाफा है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी है, यानी इसको उस इलाके में आने वाले ज़लज़लों से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे मुल्क के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। आइए चलते हैं सिंध के खूबसूरत शहर टंडू आदम, जो कि हैदराबाद से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर वाक़ है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर अली रज़ा के भाई की डेथ हुई क्योंकि उनके भाई को 2 मुख्तलिफ अमराज थे। डॉक्टर्स उसके ऊपर मुत्तफिक नहीं हो रहे थे कि उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसी इख्तलाफ की वजह से उनकी डेथ हुई। इस चीज़ को देखते हुए
25 साल बाद डॉक्टर अली रज़ा पाकिस्तान वापस आए और अपने आबाई इलाके टंडो आदम में एक स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी डिसिप्लिनरी ग्लोबल हेल्थ केयर हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। अब इसकी बज़ाहिर बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। ओपीडी का आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, दिल के अमराज के लिए इब्तदाई चेकअप शुरू हो गया है। और बड़े शहरों से दूर अस्पताल पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत है। यहाँ के शहरी पहले अपने हर छोटे मोटे मसले के लिए हैदराबाद या कराची जाया करते थे। उससे फिर नुकसान क्या होता है कि जो बड़े शहरों में मौजूद टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हैं उनमें भी छोटे छोटे अमराज का बोझ आ जाता है, तो उन्होंने जो बड़े अमराज ट्रीट करने होते हैं वो प्रॉपरली कर नहीं पाते। तो पाकिस्तान में एक चीज़ की कमी है कि छोटे जगहों से जिसका भी दिल करता है, इवन डॉक्टर्स का भी और मरीजों का भी, वो फौरी तौर पर आकर कराची या लाहौर, इस्लामाबाद के अस्पतालों में चेकअप शुरू करवा देता है। यहाँ पर एक रेफरल सिस्टम ज़रूर होना चाहिए कि अगर कोई मरीज़ राजनपुर से, तौसा से चला है तो डॉक्टर पहले उसको रेफ़र करे और वजूहात लिखे कि ये मशीन, ये इलाज हमारे पास नहीं है, लिहाजा आप इसलिए मुल्तान जाएं या लाहौर जाएं, तो तभी उसको वहाँ जाके ट्रीट किया जाना चाहिए। अपनी मर्जी से छोटे मोटे अमराज में भी लोग उठाकर अपने मरीजों को पैसा खर्च करते हैं, टाइम लगाते हैं और बड़े शहरों में आ जाते हैं। हालांकि अब बहुत सारे छोटे इलाकों में, निस्बतन छोटे अजला में भी आम अमराज का इलाज मौजूद है। सीटी स्कैन मशीन्स बहुत दूर दूर अजला में पहुंचा दी गई हैं। इसी तरह बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारे डॉक्टर्स अब दूर दराज के इलाकों में जाने लगे हैं। तो जब तक पाकिस्तान में रेफरल सिस्टम नहीं होगा, हमारे बड़े अस्पतालों पर, न्यू हॉस्पिटल पर, जिना हॉस्पिटल पर, दीगर अस्पतालों पर बोझ कम नहीं हो सकता। अब इस अस्पताल का एक फ़ायदा ये हुआ है कि टंडो आदम के लोग अब हैदराबाद, कराची जाने की बजाय इसी शहर में 200 रुपये की पर्ची के ऊपर अपना मरीज़ स्पेशलाइज्ड क्लिनिक में चेक करवाना शुरू हुए हैं। फिर उन्होंने टेली मेडिसिन भी शुरू की है, एक ऐसा तरीका इलाज जिसके अंदर डॉक्टर तो उस जगह से दूर बैठा होता है, लेकिन वो कैमरे के ज़रिए और ऑडियो के ज़रिए मरीज़ को चेक कर लेता है। मरीज़ किसी दूर दराज इलाके में बैठा होता है, वहाँ पर मौजूद नर्स या छोटा डॉक्टर उसके सिम्टम्स लेकर, उसके हिस्ट्री लेकर बड़े डॉक्टर साहब को वीडियो कॉल के ज़रिए बताता है और डॉक्टर साहब उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स देकर, बाकी सिम्टम देकर दवाई तजवीज़ करते हैं। तो दुनिया भर में ये बहुत कामयाब तरीका इलाज है। केपी हुकूमत ने तो उसको बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर शुरू कर दिया है और दूर दराज के जो पहाड़ों के ऊपर जो छोटे छोटे कस्बे या देहात आबाद हैं, उनके अंदर जो BHUs हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, उनमें वहाँ की छोटी छोटी नर्सेस या टेक्नीशियंस को भर्ती किया गया है। आने वाले मरीज़ को वो हिस्ट्री लेकर, वाइटल्स लेकर कनेक्ट करवाती हैं किसी बड़े शहर में मौजूद डॉक्टर्स के साथ। वो वहाँ पर उनको दवाई तजवीज़ करते हैं। उनका दूर जाना रुक गया है। हाँ, जब मर्ज बढ़ जाए या इलाज ना हो रहा हो तो फिर रेफ़र किया जाता है। तो 70-80% मरीज़ तो इस टेली मेडिसिन के ज़रिए छोटे इलाकों में ही बड़े डॉक्टर्स की ज़रिए शिफायाब होना शुरू हुए हैं। तो इन्होंने अपने सिस्टम में भी इसको इंक्लूड किया है। पाकिस्तान भर में अब इसको शामिल होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स छोटे इलाकों में नहीं जाते। उनकी भी मजबूरी है, उनका जेन्युइन रीज़न है कि वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, वो क्यों जाएं। तो उसके लिए एक बीच का रास्ता आपको निकालना ही होगा। तो टेली मेडिसिन आज के दौर में बहुत अहम है। अब तो रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है, उस पर इंशाल्लाह हम किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस जैसे इनिशिएटिव्स जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद ले रहे हैं, हम उन्हें सलूट करते हैं और हम दुआ गो हैं कि हमारी हुकूमतों को तौफीक आए कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका जो हक बनता है, जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट बनती है, वो लौटाए, ताकि वो इस सिलसिले को हर इलाके में मल्टीप्लाई करें। और यकीन कीजिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की कुल आमदन से ज़्यादा पैसा कमाते हैं हर साल। अगर हम उन्हें फैसिलिटेट करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान की मौजूदा GDP, मौजूदा आमदन अगले 5 सालों में 2 गुना हो सकती है। लेकिन ये करे कौन? जिसके दिल में दर्द दिल हो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।